तो लास्ट टाइम पे ये प्रॉब्लम थी जो हम लोग सॉल्व करने में थोड़ा रह गए थे कि मान लेते हैं एक बार है। हम्म, इस बार का खुद का लेंथ है कैपिटल एल और इसका वेट एम है। ठीक है। अब इसके खुद के वेट की वजह से इसमें कितना एलोंगेशन होगा, सेल्फ वेट का एलोंगेशन पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो बार है, ठीक है ना, हम्म, इसमें हम किसी एक एंड से, मान लो नीचे एंड से एक्स डिस्टेंस हम्म, ऊपर एक हम हम्म, सेक्शन मान लेते हैं। इस हम्म, सेक्शन का खुद का लेंथ dx है। इस सेक्शन का खुद का लेंथ dx है। और जब हम्म, हम इस, अब जो इस सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो फोर्स काम करेगा वो इतना काम हम्म, करेगा। ये इस सेक्शन पे जो फोर्स काम करेगा वो इसके नीचे प्रेजेंट वेट, यानी ये वेट की वजह से, इस वेट की वजह से, हम्म, ये जो भी वेट है डब्ल्यू डैश कह दो, इसकी वजह से इस सेक्शन में इलॉन्गेशन होगा। तो ये डब्ल्यू डैश वेट कितना होगा, तो टोटल मास है एम, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा एम बाई एल। एम बाई ठीक है। एल। और ये लेंथ एक्स है क्योंकि एक्स लेंथ का वेट यहाँ पे लटक रहा है जो इसके ठीक नीचे है। हम्म, तो इसका मास हो हम्म, जाएगा एम बाई एल इंटू एक्स। इंटू ठीक है। एक्स। और ग्रेविटी जी। ठीक। तो इतना वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा। अब इस वेट की वजह से ये जो मैंने हम्म, पोर्शन माना है डी एक्स लेंथ का, मतलब देखो, हम्म, हमने क्या माना है कि ये जो वायर है वो वायर का डी एक्स पोर्शन माना है। उस डी एक्स पोर्शन के वायर पे जो वेट लग रहा है वो इतना लग रहा है। और मान लेते हैं इस वेट की वजह से जो इसमें इलोंगेशन हो रहा है वो इलोंगेशन डीएल हो रहा है। ठीक है। ठीक। यानी डीएक्स लेंथ के वायर में जो इलोंगेशन हो रहा है वो डीएल हो रहा है। अब हम डीएल की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम पूरे वायर के इलोंगेशन के लिए क्या करेंगे, एक्स को जीरो से कैपिटल एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। ठीक। तो अगर हम देखें, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस जो कि हो जाएगा वेट पर यूनिट एरिया, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा वेट है जो कि एम जी एक्स बाई एल अपॉन ए एरिया, ये हो गया हमारा स्ट्रेस। अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मैंने डीएल माना है इलोंगेशन, और ओरिजिनल लेंथ डीएक्स माना है क्योंकि हम इस पोर्शन में ही इलोंगेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा एम जी एक्स डी एक्स डी एक्स अपॉन अपॉन एल ए डी एल। एल ए ए डी। तो डी एल की वैल्यू हो जाएगी एम जी एक्स डी एक्स अपॉन एल ए। तो डी एक्स पोर्शन में जो इलोंगेशन होगा, जो डी एल होगा, उसका ये वाई फॉर्मूला भी है। रहेगा नीचे डिवाइड में। ठीक है। अब अगर हम टोटल उसमें इलोंगेशन निकालना चाहें, वाई भी रहेगा नीचे डिवाइड में। हाँ सॉरी वाई भी रहेगा। तो जो टोटल इलोंगेशन एल निकालना चाहे तो उस डीएल का इंटीग्रल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक के, तो एक्स चेंज हो रहा है जीरो से लेके और यहाँ कैपिटल एल तक, जीरो से कैपिटल एल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो से कैपिटल एल। डीएल की वैल्यू है एम जी एक्स डी एक्स ओवर वाई एल ए। अब यहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, एम जी बाई वाई एल ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और लिमिट जीरो से कैपिटल एल। तो ये एल स्क्वायर बाई टू आएगा और एक एल कट जाएगा जिसको सॉल्व करके मिलेगा एल इक्वल टू एम जी एल बाई टू ए वाई। ठीक है। तो ये हो गया नेट इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रो डेंसिटी है किसी मटेरियल की, मान लेते हैं एक वायर है, इस वायर के मटेरियल की डेंसिटी रो है। ठीक है। और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा, मतलब सिग्मा पे ये ब्रेक हो जाएगा, सिग्मा स्ट्रेस लगाने पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ब्रेक हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट लेंथ हमको बतानी है, यानी ये एल कितनी ले कि ये अपने खुद के वेट से ब्रेक हो जाए। तो सीधी सी बात है, जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा इस पे वो इसके इस हाँ। पॉइंट पे लग रहा होगा हम्म, क्योंकि इस पॉइंट पे उसका पूरा वेट है। तो जो ब्रेकिंग होगी वो इसी पॉइंट पे होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस पॉइंट को हम एक वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नीचे पूरा वेट है। अब इसका ठीक। जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, और अब देखो, ये जो वायर मैंने इस चीज को हमने इस वायर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका एरिया हम्म, अगर हम मान लेते हैं कैपिटल ए है तो इस वायर का भी एरिया क्या रहेगा, कैपिटल ए। और इस बचे हुए पोर्शन को, ये पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको मैंने वेट से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सोचो। तो इस प्रॉब्लम के लिए अगर हम देखें
जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा है। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। पर तो जो हाँ, फोर्स होगा वो वेट होगा एक्चुअल में, एम वेट जी होगा। अपॉन ए। अब वेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेट का फॉर्मूला होगा भाई इस एम पूरे जी, का वेट एम लेना जी। है, इस पूरी रॉड का वेट लेना है, तो इस पूरी रॉड का वेट होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है रो, हाँ, तो और रो वॉल्यूम का इंटू फॉर्मूला एल ए। होगा एरिया ऑफ बेस इंटू एल ए। लेंथ एल ए। एल। ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ, और ये डेंसिटी का मास हो गया, और ग्रेविटी जी अपॉन एरिया ए। ए से ए कट गया, तो सिग्मा इक्वल टू रो एल बाई रो एल जी बच गया, है ना। यानी कि एल लेंथ जो होनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए सिग्मा अपॉन रो जी। क्लियर है। हाँ। इस तरीके से आसानी से आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है मान लेते हैं। अब इस रॉड का रेडियस आर है, ठीक है, तो रेडियस मान लेते हैं ये आर है, ये इसका एक्सिस है मान लो, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब डेरिवेशन किया था तो इस चीज को निकाला था, लेकिन फिर भी फिर से निकाल लेते हैं। अगर ये रेडियस आर है और इसकी लेंथ एल है, तो जब इसको हम ट्विस्ट करते हैं तो ये पॉइंट मान लो शिफ्ट होके यहाँ चला गया, ठीक है। इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये भी शिफ्ट होगा, तो ये एंगल जो होता था उसे हम थीटा कहते थे। मतलब यहाँ पे जो नीचे बन रहा है ये एंगल क्या बनता था, थीटा, ठीक है ना। और ये मान लो आर है, और ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये आर्क को एक्स कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए एक्स, तो ये एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर थीटा होना चाहिए, होना चाहिए। हम्म। और ऊपर से जो चेंज आ रहा है, मान लेते हैं ये पहले जो है ये एंगल, मतलब पहले सामने थी ये, तो कोई एंगल नहीं था, अब जो एंगल में चेंज आया वो फाई है। तो अगर ऊपर से देखो तो ऊपर से भी एक ऐसा एंगल बनना है, ये एल है, ये फाई है, और ये एक्स है। हाँ। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे सामने जोड़ा नहीं, अगर ऐसे जोड़े तो ये एंगल पाई है, ठीक है। तो ये एंगल, तो अगर यहाँ से एक्स निकाले तो ये भी एल पाई आएगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में तो सिर्फ यही फॉर्मूला पूछा है, यानी कि जो हम लोग डेरिवेशन करते समय चीजें डेराइव किए हैं उनको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक जगह जो है ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि ये जो है थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, और ये फाई जो है वो शेयर एंगल होता है, तो हमें शेयर एंगल निकालना है फाई, तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर थीटा बाई एल। अब आर दिया है 4 mm यानी 4 × 10⁻³ मीटर, और एल दिया है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, सीधे सीधे वन कह सकते मीटर हो हैं। जाए। और ये थीटा एंगल कितना दिया है, तो थीटा एंगल पॉइंट 30 डिग्री दे रखा है। तो अभी जो, क्योंकि एंगल हम थीटा डिग्री में रख रहे हैं, तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, डिग्री में। डिग्री में। ठीक, फिर अगर वो डिग्री में मैच कर रहा है तो ठीक, और अगर नहीं मैच करता है तो हम उसको चेंज कर देंगे किसमें, रेडियन में। रेडियन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 × 12 हो रहा है, ठीक है, और एक जो है 0.12 डिग्री आ 120। रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर की इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के, हॉलो के और सॉलिड के टॉर्शनल कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। तो इसका हमने एक डेरिवेशन ही किया था जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि हॉलो सिलेंडर का टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा आता है सॉलिड सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, और इसीलिए गाड़ियों में ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होती है वो हॉलो होती है, ठीक है। और ये रेशियो मैंने डेराइव करके निकाला था, CH/CS इक्वल टू R1² प्लस R2² अपॉन R², ठीक है। और इसको जब प्रूव मैंने, इससे ये प्रूव हुआ था कि हॉलो सिलेंडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा वो बियर कर सकती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और इस डेरिवेशन में देखो ऊपर और नीचे रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही यहाँ रेडियस का स्क्वायर आ रहा है लेकिन टॉर्शनल कांस्टेंट डिपेंड करता है रेडियस की पावर 4 पे। जब इसका डेरिवेशन जो पीछे मैंने करा है उसको आप वापस से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे एक स्क्वायर का टर्म कट जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये रेशियो आ रहा था। लेकिन इस रेशियो से ये न कंफ्यूजन हो किसी को कि जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो R² पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जब ये प्रॉब्लम मैंने प्रूव कराई थी तो मैंने कुछ ऐसा निकाला था, 1+2R1² यही निकाला था ना। हाँ हाँ R1 था ना ऊपर, हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो मैंने ये डेराइव कराया था, ये नहीं कराया था, ठीक है, लेकिन इससे ये आ जाएगा। देखो
आर स्क्वायर प्लस एलसीएम अगर ले लो इनके बीच में तो आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर अपॉन r2 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने मतलब इसमें ये ट्रिक थी कि इन दोनों का मास बराबर है, तो इनके मास बराबर होने से ये रिजल्ट आया था कि आर स्क्वायर जो होता है वो r2 स्क्वायर आर माइनस r1 स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर माइनस प्लस टू R1 आर वन स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? वही आ गया। हाँ ठीक, और ये भी रिलेशन याद रखना, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो कौन जब सा? दो सिलेंडर जिनका मास सेम हो और लेंथ सेम हो तब ये रिलेशन काम करता है। ठीक है, एक लिख ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके नीचे एक और सिलेंडर हमने क्या किया, शोल्डर कर दिया। ठीक है ना, दोनों का लेंथ सेम है एल, रेडियस इसका अगर आर है तो इसका डबल है 2r है। ठीक, और नीचे से हमने इसको ट्विस्ट दिया थीटा एंगल का, तो हमसे कह रहा है कि जब नीचे से मैंने एंगल थीटा एंगल का ट्विस्ट दिया तो जो जंक्शन है उस पे कितना ट्विस्ट क्रिएट हुआ होगा ये निकालना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये रेडियस आर है, यहाँ पे जो ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है वो मान लेते हैं थीटा 1 है, और यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है ट्विस्ट वो थीटा 2 है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब देखो जब कोई चीज बेंड होती है, हमने ये चीज प्रूफ भी की थी। ठीक है, कि जैसे जैसे हम सेंटर से रेडियस के अलोंग बढ़ते हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे चेंज होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट में क्या चेंज आएगा, तो इससे रिलेटेड डेरिवेशन किया था। तो मान लेते हैं इस रॉड में जो ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है वो थीटा 1 है, और इस रॉड में बिल्कुल एंड पे जो ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है वो थीटा 2 है। अच्छा, जो ये थीटा 1 क्रिएट हो रहा है इस रॉड में यही जंक्शन पे है, यानी जंक्शन पे जो ट्विस्ट हमको निकालना है वो थीटा 1 है। अब ये जो थीटा 1 और ये जो थीटा 2 है इन दोनों का सम इस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सीरीज में एंगल ऑफ ट्विस्ट ऐड हो जाते हैं, आप ये समझ लो कि इस ये दो बॉडीज है एक के बाद एक है सीरीज में, तो जो टोटल ट्विस्ट होगा वो दोनों का सम होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा, ए पॉइंट पे जो टॉर्शन क्रिएट होगा, देखो ऊपर वाले में जो टॉर्शन क्रिएट हो रहा होगा मान लो T1 है, और नीचे वाले में जो टॉर्शन क्रिएट हो रहा है वो T2 हो। ठीक, लेकिन ए जंक्शन पॉइंट है तो जंक्शन पॉइंट पे दोनों का टॉर्शन क्या होगा, बराबर होगा, T1 इक्वल टू T2। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी ये सोच सकते हो कि सीरीज में जो फोर्स या टॉर्क होता है वो इक्वल होता है। जब हम मतलब जैसे अगर हम एक बॉडी के बाद एक और बॉडी जोड़ दें और इन सबको हम एक साथ खींचे, जैसे जंजीर। हाँ, तो जो फोर्स होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल लगता है। ठीक है, और सेम टॉर्क का भी है, तो सीरीज में फोर्स या टॉर्क क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में वो चेंज हो जाता है, पैरेलल में आप ये कह सकते हो कि शेयर हो जाता है फोर्स, लेकिन सीरीज में शेयर नहीं होता। ठीक, शेयर तो इस पॉइंट पे जंक्शन पे जो T1 और T2 होगा वो बराबर होगा। अब T1 का फॉर्मूला क्या है, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था वो था पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा अपॉन 2l, है ना। तो पाई ईटा आर की पावर 4 यानी आर यहाँ पे आर है, आर टू पावर 4 आर की पावर 4 सॉरी अपॉन 2l इंटू एंगल थीटा 1। ठीक है, एक चीज और है, T1 मैंने ऊपर वाली रॉड में माना है ना, तो ऊपर वाली में थीटा 2 है, या ये कह दो कि ऊपर वाले को T2 है और ये T1 है। ठीक है, पहले फिर से लिख देते हैं, हम T1 और T2 बराबर ले रहे हैं, तो T1 के लिए होगा पाई ईटा आर की पावर 4, तो आर है इसकी 2r की पावर 4 थीटा जो कि है थीटा 1 अपॉन 2l इक्वल टू, इसके लिए होगा पाई ईटा आर की पावर 4 थीटा 2 अपॉन 2l, तो सब कट के मिल जाएगा मुझे 16 थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 मिलेगा ना। इसको 1 में रख दो। तो अच्छा, मुझे निकालना है थीटा 1 निकालना है ना, तो थीटा 2 की वैल्यू हाँ रख दो, तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जगह लिख दो 16 थीटा 1
ठीक है, तो थीटा वन कितना आ जाएगा? गलती हो रही है क्या? सही सुना। हम्म 17 थीटा 1 आ गया, तो थीटा 1 हो जाएगा थीटा बाई 17, ऑप्शन है सही है। ऑप्शन ए, लेकिन इनमें तो ऑप्शन कुछ और दे रहा है। एक मिनट, क्या कुछ देगा? गलती कर रहे हैं हम। हाँ, एक मिनट तो सोचने दो जरा, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये आया रिजल्ट 17 थीटा वन, यानी थीटा वन आ गया, सॉरी थीटा वन आ गया थीटा बाई 17। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, जंक्शन पे एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है, तो जंक्शन ये है, तो जंक्शन पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा वन है। ठीक है, हम्म और इस बुक में क्या कर दिया, सोल्यूशन करके थीटा टू निकाल दिया। हम्म ठीक है, तो और थीटा टू की वैल्यू जब निकाली तो 16 थीटा बाई 17 आ रहा है, तो वही मुझे कंफ्यूजन हो गया कि क्या गलत कर रहे हैं। तो गलत नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में बुक में ही गलत कर दिया है। उन्होंने जंक्शन पे निकालना था, तो जंक्शन ये है, देखो जंक्शन ये है। वैसे तो यहाँ पे भी रॉड फिक्स है, लेकिन जंक्शन का मतलब जहाँ पे दो रॉड मिल रही हो ना, तो ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे जो एंगल है थीटा वन, वही कैलकुलेट करना था। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया थीटा टू। और थीटा टू का अगर तुम कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगर हम थीटा टू निकालना चाहते तो थीटा इक्वल टू थीटा वन ऐसे ही रहता, प्लस थीटा टू निकालना चाह रहे थे तो हम क्या करते, थीटा वन की वैल्यू रख देते, थीटा टू अपॉन 16 लिख देते ना। थीटा वन की वैल्यू यहाँ से क्या आती, थीटा टू अपॉन 16 आती, और प्लस थीटा टू ऐसे ही। तो जब इसको सॉल्व करते तो थीटा टू आ जाता 16 थीटा बाई 17। तो ये इस एंड पे मतलब जो है तुम्हारा वो है, अ, क्या बोलते हैं, ट्विस्ट। ठीक है ना, इस एंड पे थीटा वन ही है, और थीटा वन का ही आंसर है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर का और हॉलो सिलेंडर का टॉर्सनल कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। अब हमने पीछे देखा था कि रिजल्ट आया था, देखो आर स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था। ठीक है ना, हम्म हॉलो ऊपर था, सॉलिड नीचे था, तो ये ऊपर था ये नीचे था, लेकिन उल्टा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो हॉलो है उसकी डायमेंशन दे दी गई, इंटरनल अंदर वाली जो रेडियस है आर वन, वो और एक्सटर्नल रेडियस जो है आर टू, तो एक्सटर्नल इंटरनल के डबल है, यानी इंटरनल अगर आर ले ले तो एक्सटर्नल टू आर। ठीक है, ओके, या एक्स ले लेते हैं, क्योंकि आर से हमने सॉलिड की रेडियस मानी थी, तो अगर इंटरनल को एक्स मान ले तो आउटर की 2x होगी। अब यहाँ पे कैपिटल इस आर के बारे में नहीं दिया है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको ये नहीं याद है कि आर क्या होता था। लेकिन हमने क्या कहा था कि एक और फॉर्मूला याद रखना कि आर लेंथ स्क्वायर जो होता है वो आर टू स्क्वायर माइनस आर आर वन वन स्क्वायर स्क्वायर। होता है, याद है ना, ये भी बताया था। तो हम ऊपर आर स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। अब बस इसमें वैल्यूज रख दो, आ जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सॉल्व होते 3/5 बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला करते हैं। तो देखो ये क्यूब है, इस क्यूब का साइड मान लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। अब इस पे जब तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, शेयरिंग फोर्स 100 न्यूटन का, तो क्या हुआ, इसका जो ऊपर वाला साइड है वो नीचे के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ गया। और कितना आगे बढ़ा, वो जो आगे बढ़ा है 0.01। उसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा ए मान लेते हैं, और वो आपको दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे ही रखी है। ठीक, तो जो ये क्रिएट होता है फाई, उसी को हम शेयर एंगल ऑफ शेयर कहते हैं, शेयरिंग शेयरिंग कहते हैं। ठीक, अब हमें रिजिडिटी निकालनी है, फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस जो कि होगा फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन जो कि होगा फाई। अब यहाँ फाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, और फाई की जगह आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, है ना। तो बस अब इसको सॉल्व करना रहेगा, फोर्स है 10 पावर 2, ए है 100 है, यानी 10 पावर -2, सॉरी 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 इंटू 10 पावर -2 अपॉन एरिया कितना है, तो एरिया जो है वो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू 10 100 इंटू, यानी कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, इंटू, और डेल्टा ए कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको भी 10 की पावर -2 और 10 पावर -4 मीटर लिख कर लेते हैं। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ये 10 पावर 2 का घट जाएगा,
और ये 10⁻⁻1 ऊपर बचेगा और नीचे 10⁻⁸ आएगा तो ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। क्लियर टेन है? की पावर 7 न्यूटन पर मीटर ठीक है। स्क्वायर। तो देखो अब इलास्टिसिटी हमारा लगभग मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ बेंडिंग ऑफ बीम बतानी, और बेंडिंग ऑफ बीम में भी एक फॉर्मूला है बस। ठीक है, WL³ बाई करके कुछ फॉर्मूला होता था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो इसका फॉर्मूला, प्रैक्टिकल होता था। हाँ उस फॉर्मूले को नेक्स्ट टर्न पे डेराइव करके और उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। होप हम्म, ये उम्मीद है कि नेक्स्ट टर्न पे ये खत्म होके कुछ और नया टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो और ये जितने भी आज हमने पीजीटी वाले क्वेश्चन थे सब कर लिए। अब बस जो बेंडिंग वाला फॉर्मूला नहीं बताया उसी के क्वेश्चन नहीं किए, बाकी सब हो गया। ठीक है, ओ, तो ये चैप्टर हो ही गया समझ लो। बस हम नेक्स्ट टर्न पे आधा ही टाइम और लेगा, उसके बाद आधे घंटे बाद हम हम्म, लोग नए टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक ओ, है? आज यहाँ क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओ।